हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक शर्मा करता हूँ आप सभी का स्वागत एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म पर। और इससे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन देखा था, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं। आज हम इस क्लास में, इस सेशन में देखने के लिए जा रहे हैं। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम विश्व भूगोल की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी कॉन्टिनेंट्स आज हम देख रहे हैं। और ये जो भी क्लास होगी ये आपकी रेलवे के हिसाब से मैं लूंगा, आरआरबी एनटीपीसी के हिसाब से लूंगा। लेकिन अगर आप एसएससी और किसी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये क्लास बहुत बेनिफिशियल है। मतलब इसमें जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, जैसे सपोज करो आज हम एशिया पढ़ रहे हैं तो एशिया जब टॉपिक होगा तो जैसे मैं उसको क्वेश्चन आपको कराऊंगा आज का, जैसे सपोज करो आज हम शुरुआत करेंगे रिवर्स यानी कि नदियों के बारे में, ठीक है। तो कुछ नदियों के क्वेश्चन भी मैं आपको मतलब कराऊंगा, ठीक है। तो मेरा जो कराने का पैटर्न है, तरीका जो है वो यही है कि जैसे सपोज करो क्वेश्चन, मतलब टॉपिक का क्वेश्चन, सवाल भी कोई ऐसे नहीं जो एग्जाम्स में आते हैं, जिस पैटर्न पे आते हैं, जिस पैटर्न से अभी हाल ही में आपके आए हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल, क्योंकि देखो ये सिलेक्शन की तैयारी है और सिलेक्शन की तैयारी के लिए बहुत ही स्मार्ट अप्रोच हमें फॉलो करनी होती है। बहुत स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना होगा मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों, माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपसे वादा करता हूं, दावा करता हूं कि इस बैच में, इस ऐप में जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा उसमें अपनी जान लगा दूंगा। लेकिन आप भी अपने आप से वादा कीजिए कि इसका रिस्पांस भी मुझे आपसे पॉजिटिव मिलेगा, सकारात्मक मिलेगा। यानी आप भी अपने लिए उतनी ही मेहनत करेंगे। जिस कंटेंट को मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा, मैं वादा करता हूं ऐसा आप मतलब आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप चाहे यूट्यूब पे चले जाओ, आप ऑनलाइन चले जाओ, ऑफलाइन चले जाओ, ऐसी ज्योग्राफी, ऐसा भूगोल आप लाइफ में, जिंदगी में कभी दोबारा नहीं पढ़ोगे। इट्स माय प्रॉमिस। देखो अगर आप आईएएस और पीसीएस लेवल की तैयारी करो उसकी बात एक अलग है, ठीक है, क्योंकि वहां पे फिर अप्रोच भी अलग है, फिर टाइम भी अलग है। लेकिन अगर आप किसी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएसआई हो, दिल्ली पुलिस हो, पीआरएसआई हो, इस लेवल का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। इस बात मुझे अपने क्वालिटी के ऊपर, कंटेंट के ऊपर इतना विश्वास है कि मैंने इस पर इतनी मेहनत की हुई है इतने सालों में कि, और मैं सबको जानता पहचानता हूं, लेकिन आपको नहीं देगा कोई, ठीक है। विश्वास करो आप मेरी बात का। लेकिन आपको वादा करना होगा अपने आप से ऊपर कि फिर आप भी मेरे साथ खड़े रहेंगे, पढ़ेंगे। मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा तो यूट्यूब पर भी पढ़ेंगे, मैं ऐप पर पढ़ाऊंगा, ऐप पर भी पढ़ेंगे, ठीक है। अपने कमेंट्स भी देंगे, अपनी तरफ से फीडबैक भी देंगे, ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम मतलब करते हैं। तो वादा कीजिए अपने आप के साथ कि हम जो कुछ पढ़ेंगे उसका अपनी पूरी जिंदगी में आप इस्तेमाल करेंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि आप पूरी जिंदगी में ये भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम ज्योग्राफी की। और ज्योग्राफी का आज का टॉपिक एशिया है, क्योंकि भाई विश्व में पूरे 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप है। मैंने इससे पहले आपको मतलब बता दिया था, जो पहली वाली क्लास मतलब ली थी आपसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की, यस, ठीक है। उसमें उस दिन मैंने आपको वर्ल्ड का मैप दिखाया था और बताया था कि भाई कौन कौन से कॉन्टिनेंट कहाँ हैं। फिर से मैं एक बार कॉन्टिनेंट की रिवीजन करवा देता हूं आपका। अभी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, अभी आप सिर्फ सुनिए, यस बिल्कुल 5 स्टार दीजिए। जब मैं बोलूंगा लिखो तब आप मतलब लिखना शुरू करना। अभी आपको लिखने की आवश्यकता कतई नहीं है। देखो जी, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। इस वर्ल्ड के मैप में ये जो कॉन्टिनेंट आपको दिखाई दे रहा है ये एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट ये एशिया है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जी, ठीक है, अफ्रीका। ये नॉर्थ अमेरिका है जी, मतलब ये उत्तरी अमेरिका है। ये साउथ अमेरिका है। ये दक्षिणी अमेरिका है। ये नीचे अंटार्कटिका लिखा ही हुआ है, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ये यूरोप कॉन्टिनेंट है और ये ऑस्ट्रेलिया आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ये विश्व का पहले नंबर पे यानी सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये दूसरे नंबर पे अफ्रीका, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये तीसरे नंबर का है सबसे बड़ा महाद्वीप
ये चौथे नंबर का है सबसे बड़ा महाद्वीप। अंटार्कटिका 5वें नंबर पे है, यूरोप 6वें नंबर पे है और ऑस्ट्रेलिया 7वें नंबर पे है। ठीक है, तो इन्हीं कॉन्टिनेंट्स में हम आज जो शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं वो एशिया कॉन्टिनेंट की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, एशिया महाद्वीप की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। ये देखो जी, ये एशिया का मैप आप सभी के सामने है, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। एशिया के इस मैप में ये नॉर्थ एशिया यानी कि ये उत्तर एशिया कहा जाता है, ये एशिया का उत्तर है। ठीक है, ये ईस्ट एशिया मतलब ये एशिया का पूर्व है, ये पूर्वी एशिया है। ये साउथ ईस्ट एशिया, ये दक्षिण पूर्व एशिया है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया, ये साउथ एशिया, ये दक्षिण एशिया है। ये सेंट्रल एशिया यानी कि ये मध्य एशिया है। ये वेस्ट एशिया, ये पश्चिम एशिया है। ठीक है, पहले आप इनकी लोकेशन देखो। एशिया में आपको इस लेक्चर में भी पढ़ाऊंगा और अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। टॉपिक का नाम है जी एशिया कॉन्टिनेंट क्लास 1। ठीक है, तो यानी एशिया की क्लास 1 है, ज्योग्राफी की ये क्लास 2 है। ठीक है, ज्योग्राफी क्लास 2 एंड एशिया क्लास 1। तो ये आप पहली बात देख लो। तो पहला जो क्वेश्चन जो एशिया से आपका बनता है वो ये बनता है, ये लिख लो। अब पेन उठाओ और छापना शुरू करो। सबसे पहले आप मतलब लिखो, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व में जो भी 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 महाद्वीप हैं, उनमें सबसे बड़ा एशिया है। और एशिया पूरे विश्व का करीबन 30% एरिया कवर करता है। 30% ऑफ द वर्ल्ड लिख लो, विश्व का 30%, विश्व का 30%। मतलब अगर विश्व में 100 गज जमीन है तो उसका 30 गज सिर्फ और सिर्फ एशिया में है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एशिया में कुल मिलाकर लगभग 49 कंट्रीज हैं, कुल मिलाकर 49 देश हैं। लेकिन इन देशों की एक बार आप लोकेशन भी देखो। इन देशों को भी आपको मतलब देखना चाहिए कि कौन सा देश कैसे कैसे कहां पर है। तो इस मैप को आप जरा एक बार देखिए ध्यान से। ये इंडिया, मेन देश दिखा रहा हूं, चाइना, मंगोलिया, रशिया, थाईलैंड। बहुत फेमस देश है थाईलैंड, सुना होगा। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, ईरान जहां इस समय वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, अभी सीज फायर हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सीरिया, तुर्की। ठीक है, ईरान के बगल में इराक, अफगानिस्तान के ऊपर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान। तो ये कुछ मुख्य देश हैं। बाकी ये देखो, ये इंडोनेशिया, ये मलेशिया, ये सिंगापुर, ये वियतनाम, ये म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव। ऐसे कुल मिलाकर छोटे मोटे देश मिलाकर 49 कंट्रीज है। कुल मिलाकर 49 देश हैं अपने एशिया कॉन्टिनेंट यानी कि एशियाई महाद्वीप में। यूट्यूब पर मेरी क्लास इस समय 12 बजे हो रही है, आरआरबी एनटीपीसी का जो 7 मई से एग्जाम शुरू होने वाला है उसके लिए। तो बी रेडी फॉर दैट, उस क्लास के लिए आप एकदम तैयार रहिए। यूट्यूब की क्लास बहुत अहम है। कल हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के वहां पे क्वेश्चन लेंगे, तो यूट्यूब पर भी आपको ठीक 12 बजे लाइव रहना है। ठीक है, मैं अभी दफ्तर सीरीज नहीं पढ़ा रहा हूं जी, अभी सिर्फ मैं आरआरबी एनटीपीसी राजधानी सीरीज पढ़ा रहा हूं। दफ्तर सीरीज में मेरी क्लास कुछ समय के बाद शुरू होंगे। ठीक है, हाँ। अब देखो, अब एशिया को हम अगर शुरू करें तो सबसे पहले एशिया की लोकेशन देखो कि एशिया की स्थिति क्या है। तो अगर आप एशिया की स्थिति देखेंगे तो एशिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया कहां स्थित है?
एशिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एशिया उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब उत्तर पूर्वी का मतलब क्या है? मतलब विश्व के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में एशिया स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में देखो, ये पूरे वर्ल्ड का मैप है, ध्यान से देखो जी, ये पूरे विश्व का मैप है आपके सामने। और इस विश्व के मैप में, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, ये जो लाइन है ये इक्वेटर है, ये भूमध्य रेखा है। याद करो, इससे पिछली क्लास में मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा है। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं पढ़ी है तो वो इस क्लास के खत्म होने के बाद वो वाली क्लास वो अवश्य देखें। हिस्ट्री तो खुशी जी आपको मैं ही कराऊंगा इस बैच में, लेकिन पॉलिटी आपको हिमांशु सर कराएंगे इसमें, ठीक है। इस इक्वेटर के ऊपर वाला ये पूरा का पूरा नॉर्थ, ये पूरा नॉर्थ हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध। और ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। मैंने क्या बोला था, लंबी वाली लाइन है लॉन्गिट्यूड है। इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के इस तरफ ये पूरा का पूरा हो गया ईस्ट यानी कि पूर्व, और ये पूरा का पूरा इस तरफ वाला हो गया वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो देखो ये पॉइंट क्या कह रहा है, ये पॉइंट कह रहा है कि एशिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, यानी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी एशिया उत्तरी गोलार्ध में भी है और पूर्वी गोलार्ध में भी है। तो देखो कुछ लोकेशन एशिया की ऐसी बनेगी ना, ये रहा पूरा का पूरा आपका एशिया जी। मुख्य भाग एशिया का उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, मतलब नॉर्थ में भी है और ईस्ट में भी है, नॉर्थ में भी है ईस्ट में भी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एशिया नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, विश्व के मानचित्र के हिसाब से, यानी कि वर्ल्ड के मैप के हिसाब से, वर्ल्ड के मैप के हिसाब से, ठीक है। ठीक है मौसम बोल देंगे जी, ना ना बिल्लू जी ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी सब फाइन है, ठीक है जी। और रमा हो। अब एशिया के आसपास कौन है? एशिया जो मैंने आपको कॉन्टिनेंट दिखाया है, तो एशिया के नॉर्थ में यानी एशिया के ऊपर तो है आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर उत्तर में। एशिया के साउथ में, दक्षिण में नीचे है इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। एशिया के ईस्ट में पूरब की ओर है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। और एशिया के वेस्ट में, पश्चिम में है यूरोप और अफ्रीका। ये आप ये वाली स्लाइड याद कर लेना कि एशिया के ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे कौन है। इसी को मैं आपको मैप पर या फिर मानचित्र पे दिखाता हूं। इस मैप को जरा ध्यान से देखो जी, हाँ इसी पे देखने में आनंद की प्राप्ति होगी। देखो ये पूरा का पूरा एशिया का मैप है जी, आपके आगे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा तभी सारी लोकेशन आपको दिखाई देंगी। देखो क्या बोला था जी उसने कि अगर ये पूरा एशिया है, जो कि है ही, अगर क्या होता है, ये पूरा एशिया जो आपको दिखाई दे रहा है, इस एशिया के नॉर्थ में यानी ऊपर की तरफ ये आर्कटिक ओशियन है। नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर है पूरा। साउथ में इंडियन ओशियन है यानी कि हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। एशिया के यहां ईस्ट में, पश्चिम में ये पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर है। और एशिया के यहां इस तरफ की अगर हम बात करें वेस्ट में, तो एशिया के वेस्ट में यहां यूरोप भी है, और एशिया के वेस्ट में इस तरफ अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका भी है। फटाफट से इस मैप को देखो जरा अच्छे तरीके से, दिख गया? लोकेशन से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे।
जिस तरीके से बढ़ा रहा हूं उसी तरीके से आपको मतलब पढ़ना है, नोटबुक बनाते जाओ। अब देखो ये तो मैप है, चलो मैप में आपने देख, लेकिन ये नोट्स में कैसे लिखना है जी आपको, तो ये नोट्स में आपको ऐसे लिखना है। ये एशिया है, ये नोट्स पीडीएफ पीपीटी सब आपके पास पहुंच जाएगी, डू नॉट वरी। ठीक है, ये एशिया है, दिख गया। डन। धीरे धीरे हमारी रफ्तार बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी शुरुआत में है तो आप जरा मुझे पकड़ने की कोशिश करो। ये एशिया है, एशिया के ऊपर नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन है, थोड़ा मार्कर पतला कर लो, आर्कटिक महासागर है। बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, हिंदी और अंग्रेजी, किसी को दिक्कत नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक्सपर्ट वही जो दोनों भाषाओं में निपुण हो। हाँ, ये हैंडराइटिंग नोट्स मेरे मिलेंगे आपको, ये वीडियो के साथ ही अटैच हो जाएंगे। बाकी मैं आपको अपने प्रिंटेड नोट्स भी दूंगा, जैसे सपोज करो ज्योग्राफी खत्म, ज्योग्राफी के नोट्स मिलेंगे सारे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी मिलेंगे सारे। जो क्लास में कराऊंगा वो तो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन बाकी भी मिलेगा। कंटेंट की कमी नहीं छोड़ूंगा, स्टडी मटेरियल की कमी नहीं छोड़ूंगा। अजय जी आपको आशीर्वाद। एशिया के नीचे क्या बोला मैंने, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है, एशिया के वेस्ट में दो चीजें हैं पश्चिम में, एक तो यूरोप है, याद करो, एक यूरोप भी अपने आप में कॉन्टिनेंट है और एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और एशिया के ईस्ट में, पूरब में पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है। ये वीडियो आपके पास बाद में रहेगी, तो अगर कुछ छूट भी जाए तो बाद में आप लिख भी सकते हैं। ऑनलाइन क्लास का यही फायदा होता है, तो आप जरा ध्यान से देखें। साथ ही साथ करा दूंगा बेटा क्वेश्चन आपके, खुशी जी टेस्ट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप मुझे यूट्यूब पर भी फॉलो करें, ठीक है, 12 बजे। तो ये एशिया की लोकेशन है। यही सारी चीजें जो मैंने आपको यहां लिखी हुई थी, याद करो, कहां गई हो, ये जो लिखा हुआ था, इसी को ही मैंने डायग्राम का रूप दिया, इसी को ही मैंने डायग्राम का रूप दिया है कि उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में आपका यूरोप और अफ्रीका है। यही सब तो अभी आपको मैंने लिखा है, याद करो, यही सब तो लिखा है। अगर स्पेशली हम यूरोप की बात करें तो देखो ध्यान से देखना, अगर हम यूरोप की बात करें तो एशिया की जो बाउंड्री है यूरोप के साथ, एक तो एशिया यूराल के पहाड़ों को टच करता है, यूरोप के कैस्पियन सागर को टच करता है, ब्लैक सी काला सागर को अलग करता है और यूराल नदी अलग करते हैं। मतलब ये चारों के चारों एशिया को यूरोप से अलग करते हैं, ये एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। दी सेपरेट एशिया फ्रॉम द यूरोप। ठीक है, एशिया और यूरोप को आपस में अलग कर रहे हैं। ठीक है, इसको शायद हम फिजिकल मैप में देख सकते हैं। फिजिकल मैप दिखाऊं आपको, चलो दिखाते हैं जी, जलवा दिखाते हैं जी। ज्योग्राफी सबसे हटके विषय है, सबसे अलग विषय है, इसे पढ़ने की अप्रोच भी अलग है। जितना मैप के साथ पढ़ोगे उतना ही दूसरों से आप अलग बनोगे। मैप आपको कभी नहीं छोड़ना है। देखो ये पूरा का पूरा एशिया है, और इस एशिया में आप याद करो हम यूरोप की बाउंड्रीज देख रहे हैं। क्या लिखा था वहां पे, अगर आपको याद होगा, ये देखो है। अब इन्हीं सबको मैं आपको लोकेशन में दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से। ये रहा इस समय या इस तरफ यूरोप, और ये रहा जी इस तरफ एशिया। ऐसा ही है ना, ये यूरोप ये एशिया। ये रहे जी यूरोप और एशिया के बीच में यूराल माउंटेन, यूराल के पहाड़। ये है जी यूराल के माउंटेन, यूराल के पहाड़। यूराल माउंटेन सेपरेट्स यूरोप एंड एशिया। यूराल के पहाड़ यूरोप और एशिया को आपस में अलग करते हैं। इन्हीं पहाड़ों में यूराल रिवर भी बहती है, यूराल नदी भी बहती है, याद कर लेना। ये रहा कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर।
ये कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर है। ये कैस्पियन सागर भी यूरोप और एशिया को आपस में अलग करता है, ये भी अलग करता है। और ये रहा ब्लैक सी, काला सागर, ये भी एशिया और यूरोप को आपस में अलग करता है। ब्लैक सी, काला सागर, ब्लैक सी, काला सागर, याद रखिएगा ये ब्लैक सी की लोकेशन है। जब आपके पास मैप आएगा तो आप उसमें देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा है जी ब्लैक सी, काला सागर। तो इन सबके इस तरफ एशिया है और इन सबके इस तरफ है यूरोप। इन सबके इस तरफ एशिया है और इन सबके उस तरफ है यूरोप। ठीक है, अब हम चलो हमने लोकेशन देख ली कि एशिया का क्या पंगा है, एशिया को कौन कहां छूता है कहां नहीं छूता है। अब हम एशिया के पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हम एशिया को ऐसे नहीं पढ़ेंगे, देखो ज्योग्राफी को ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे कि आपने बाकी की किताबों में देखा होगा, चाहे वो लूसेंट हो, अरियंत हो, कोई भी हो, मैं किसी विशेष किताब का नाम नहीं लूंगा। ठीक है, निहार साहू जी लिखते हैं खास करके आपके लिए मैं इस बैच ज्वाइन करा हूं, प्लीज आशीर्वाद करें। आशीर्वाद जी, और आपने जिस उम्मीद के साथ बैच लिया है, मैं वादा करता हूं, आपसे दावा करता हूं, वो उस उम्मीद से ऊपर ही जाऊंगा मैं। टेंशन ना लो। आप ये बोलोगे कि सर को जीएस इतनी भी अच्छी हो सकती थी पढ़ने में, हमने कभी सोचा नहीं था। नोट्स कैसे बनाए, जैसे जैसे मैं आपको बना रहा हूं, ये तो सारे इमेजेस तो आप तक मतलब आएंगे, और जो आप जैसे कि जब आपके पास फाइल आएगी तो इसको भी लिख लेना, जब फाइल आएगी तो इसको भी लिख लेना, जब पीडीएफ अटैच होंगे इसको तो आप नोट्स के साथ साथ भी मतलब बना सकते हो, या इसको भी लिख लेना। ये पूरा ऑर्डर में सबको सेट आएगा, चिंता मत करो। ठीक है, चलो अब हेडिंग डालो। तो हम हर कॉन्टिनेंट ऐसे पढ़ेंगे जैसे वहां की इंपॉर्टेंट रिवर्स हम पढ़ेंगे, जैसे कि वहां के इंपॉर्टेंट पहाड़, फिर इंपॉर्टेंट डेजर्ट, फिर इंपॉर्टेंट वहां के आइलैंड। तो जो 7 कॉन्टिनेंट है, 7 के 7 कॉन्टिनेंट की जो इंपॉर्टेंट बातें वो हम पढ़ेंगे। मानव जी थैंक यू, मानव जी लिखते हैं सर आप हीरो लग रहे हैं। अरे खूबसूरती देखने वाले की निगाहों में है, इंसान में नहीं है। अच्छा चलो भाई, तो हेडिंग डालो सबसे पहले, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ एशिया या मेजर रिवर्स ऑफ एशिया। एशिया की कुछ मुख्य नदी व्यवस्था। एशिया में कुल मिलाकर वैसे मैं आपको बता दूं लगभग 3000 के आसपास रिवर्स हैं। देख रहे हो कितनी नदियां हैं, लगभग 3000 नदियां हैं। क्या प्रैक्टिकली किसी को 3000 नदियां याद हो सकती हैं? कतई नहीं याद हो सकती हैं, किसी भी कीमत पर नहीं याद हो सकती हैं। इसलिए मैं आपको वो रिवर्स कराऊंगा, वो नदियां कराऊंगा एशिया की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नदियां यानी कि जो पहाड़ों से निकलती हैं और एक नेचुरल रास्ता तैयार करती हैं और पानी छल 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 बहते हुए किसी सागर और महासागर से जाकर मिल जाया करती हैं, उन्हें हम रिवर्स या नदियां कहते हैं मेरे भाइयों और बहनों। तो ये कुछ एशिया की देखो रिवर्स का मैप है, आप इस मैप को जरा ध्यान से देखना। ये एशिया की रिवर्स का मैप है, इनमें से कुछ रिवर्स को मैं आपको दिखाता हूं। चल 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 करती हुई नदियां। इसके बाद आपके मार्क्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे जी। चलो देखो ये एशिया का मैप है, और इस एशिया के मैप में एक तो हम ये रिवर करेंगे, इसका नाम है हुएंग हो। एक हम चाइना की ये नदी करेंगे यांगजी। इंडिया की कोई भी रिवर, कोई भी नदी नहीं करेंगे, क्योंकि इंडियन रिवर्स हम इंडिया में ही करेंगे। जब इंडियन ज्योग्राफी करेंगे तब हम वहां पर इंडियन रिवर्स को करेंगे। ठीक है, तो भारतीय भूगोल में ही हम भारतीय नदियां को करेंगे। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया जी। एक ये नदी करेंगे टिग्रिस और यूफ्रेटस। ठीक है, और बाकी एक दो नदी हम और देखेंगे जो इस मैप पे अभी आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो जब ये मैप आएगा तो इसे अच्छे से आप जरा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलो सबसे पहली रिवर आप हेडिंग डालो, सबसे पहली नदी यांगजी रिवर। रिवर्स में एशिया की इंपोर्टेंट रिवर में सबसे पहली नदी आप हेडिंग डालो यांगजी रिवर, यानी कि यांगजी नदी। यांगजी रिवर, यांगजी नदी कहां बहती है? तो लिखो ये फ्लोज इन चाइना, ये नदी चीन में बहती है। अब लिखते चलो साथ साथ, ये रिवर चाइना चीन में बहती है, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है।
एशिया की सबसे लंबी नदी। अभी लंबाई आपको याद नहीं करनी है, लंबाई आपको इंडियन ज्योग्राफी में याद करनी होगी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में सिर्फ एक ही रिवर की लंबाई याद करनी होगी, जो कि है संसार की सबसे लंबी नदी आगे। क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी हमें मतलब उस हिसाब से नहीं पढ़नी होती जिस हिसाब से इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी होती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का पढ़ने का तरीका अलग है। तो यांगजी एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो जाहिर सी बात है अगर एशिया की सबसे लंबी नदी है तो फिर ये चाइना की भी सबसे लंबी नदी हो गई। अब इसी रिवर को मैं आपको मैप में दिखाता हूं एक बार। ये देखो, सब हथियार है, चिंता मत करो। देखो ये जो रिवर बह रही है ये पूरा चाइना दिखाई दे रहा है इंडिया के ऊपर चाइना दिखाई दे रहा है, ठीक, इंडिया के ऊपर चाइना दिखाई दे रहा होगा जी। अब देखो ये इंडिया के ऊपर दिखाई दे रहा होगा चाइना, ये इंडिया और ये इंडिया के ऊपर चाइना। सब याद होंगे, चिंता मत करो। ये यहां से निकल रही है यांगजी रिवर और ये यहां जाकर ईस्ट चाइना सी में जाकर पूर्वी चीन सागर में जाके पानी छोड़ दे रही है। ये रही ये यांगजी रिवर, यांगजी नदी। टी साइलेंट रहेगा, याद रखना। यांग जी मत कर देना, यांग जी मत कर देना, यांग जी लिखना है इसको कि ये यांगजी रिवर है, ठीक है। कहां बहती है? चीन में बहती है। चलो दिखा दिया। अब आप यहां पे लिखें ऑन दिस रिवर, ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर, इस नदी के किनारे, बैंक ऑफ दिस रिवर, इस नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर, इस नदी के किनारे शंघाई सिटी इज सिचुएटेड, शंघाई नामक शहर बसा हुआ है। शंघाई सिटी इज सिचुएटेड, शंघाई नामक शहर बसा हुआ है। तो जाहिर सी बात है अगर चाइना में बहती है, चीन में बहती है, तो इस नदी के किनारे शंघाई नामक शहर बसा हुआ है। एक और मैं आपको यहां बात बता दूं, ये जो यांगजी रिवर है, यांगजी नदी, ध्यान से देखना, ये जो यांगजी रिवर है, यांगजी नदी, इस यांगजी नदी के ऊपर एक डैम बना हुआ है, एक बांध बना हुआ है, एक डैम बना हुआ है, एक बांध बना हुआ है। डैम का नाम लिखो 3 जॉर्जेस डैम, लिख लो 3 जॉर्जेस नामक बांध। ये एशिया का सबसे बड़ा बांध है और चीन का भी सबसे बड़ा बांध है। लार्जेस्ट डैम, वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक बांध है 3 जॉर्जेस डैम। तो हम यहां पर इसे लिख सकते हैं कि इस नदी के ऊपर 3 जॉर्जेस डैम बना हुआ है, 3 जॉर्जेस बांध बना हुआ है, ठीक है। 3 जॉर्जेस डैम या 3 जॉर्जेस नामक बांध। तो हमने एशिया में पहली रिवर देखी यांगजी, जो इस नदी के किनारे शंघाई नामक शहर बसा हुआ है, चीन में बहती है, चीन की सबसे लंबी नदी है और ये एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। और इसके ऊपर 3 जॉर्जेस नामक बांध बना हुआ है और ये बांध विश्व में सबसे बड़े बांधों में से एक है और एशिया का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। चलो अब चलते हैं दूसरी नदी की तरफ। दूसरी रिवर में आप हेडिंग डालो हुएंग हो। दूसरी नदी का नाम है हुएंग हो। ये नदी भी चीन या चाइना में ही बहती है। ये नदी भी आप लिख लो चीन या चाइना में ही बहती है, ठीक है। इस नदी की जरा लोकेशन देखो मैप में जी, आप इसकी लोकेशन दिखाता हूं जी आपको। इस नदी की लोकेशन आपको ये दिखाई देगी ऊपर की तरफ, ये रही जी, ये बह रही है जी आपकी नदी हुएंग हो, साफ साफ दिखाई दे रही होगी। ये हुएंग हो रिवर बह रही है, ठीक है। ये भी चीन में ही बहती है। तो चीन की 2 इंपॉर्टेंट रिवर है विश्व के भूगोल में, एक तो यांगजी और एक आपके मतलब है हुएंग हो। तो अगर मैं आपको हुएंग हो के बारे में लिखाऊं तो एक तो आप ये लिख लो कि इसे
येलो रिवर पीली नदी भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज येलो रिवर पीली नदी। इसे पीली नदी भी कहते हैं क्योंकि ये जिस एरिया से होते हुए बहती है उस एरिया में पीले रंग की मिट्टी पाई जाती है, और जब ये उस एरिया से बहती है तो इस रिवर के रंग भी पीला हो जाता है। इस रिवर का जो है कलर वो भी आपका येलो हो जाता है, पीला हो जाता है, तो उसकी वजह से इसे येलो रिवर, इसे पीली नदी कह देते हैं। इस नदी में अक्सर फ्लड यानी कि बाढ़ आती रहती है, अक्सर इस नदी में बाढ़ आती रहती है, इसीलिए इसे बोलते हैं चाइना का सोरो। दिस रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड सोरो ऑफ चाइना, मतलब इस नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। लिख लो, चीन का शोक। चीन का शोक बोले तो चीन का दुख, तकलीफ, पीड़ा, दर्द, पेन, मतलब जब इस नदी में बहुत पानी होता है तो ये नदी जिस एरिया से निकलती है तो वहां पे बाढ़ आ जाती है, और जब बाढ़ आएगी तो भाई वहां के लोगों की इकोनॉमी खराब हो जाती है, वो अपने घर से बेघर हो जाते हैं, उनकी सब कुछ लोग अपने लोगों से बिछड़ जाते हैं। तो मुझे आप बताओ, जब किसी के जीवन में इतना सब कुछ होगा तो वो हंसेगा क्या रोएगा? जाहिर सी बात है वो रोएगा। तो बेचारा रोएगा तो उसके जीवन में शोक आ जाएगा, उसके जीवन में दुख, तकलीफ, पूरा दर्द होगा, भाई ये क्या हो गया मेरे जीवन में। तो ये नदी चीन के जीवन में तकलीफ लेकर आती है। जैसे बिहार का शोक किससे कहते हैं? कोसी को। बिहार इस मतलब कोसी इज कॉल्ड एज दी सोरो ऑफ बिहार। जैसे आपके बंगाल का शोक किससे कहा जाता है? दामोदर रिवर को, दामोदर नदी को। दामोदर इज कॉल्ड एज दी सोरो ऑफ बंगाल। तो यानी जब कोई नदी बाढ़ लेकर आती है या लोगों के जीवन में तकलीफ लेकर आती है, उसे हम मतलब कहते हैं सोरो ऑफ दैट एरिया, यानी उस एरिया का शोक, दुख, तकलीफ, पीड़ा, दर्द। ठीक है। हाँ, तीसरी नदी लिखो। एशिया की तीसरी रिवर है मेकोंग रिवर, यानी कि मेकोंग नदी। मेकोंग रिवर, मेकोंग नदी। मेकोंग कई देशों में बहती है, तो हम इसको लिखेंगे कि लिखो, देखो मेकोंग चाइना, चीन में बहती है, लाओस में बहती है, थाईलैंड में बहती है, कंबोडिया में बहती है, वियतनाम में बहती है। कुल मिलाकर 5 कंट्रीज, 5 देशों में मेकोंग बहती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है क्योंकि ये 5 देशों की नदी है। मैप में देखो जी, ये रही जी मेकोंग रिवर। ये चीन से निकलती है और यहां से बहते हुए लाओस, लाओस से थाईलैंड, थाईलैंड से कंबोडिया, और ये वियतनाम से होते हुए साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर में आकर पानी छोड़ देती है। मैप को देखना बहुत जरूरी है जी। लिख तो आप बाद में भी लोगे, जब ये पीडीएफ आएगी आप इसे वीडियो के माध्यम से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो 5 देशों में बहने वाली नदी मेकोंग रिवर। मेकोंग की एक और खास बात है, लिख लो, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है मेकोंग रिवर या मेकोंग नदी। दक्षिण पूर्व एशिया, मैंने क्लास के शुरुआत में ही मतलब बताया था कि एशिया के साउथ ईस्ट में जो लोकेशन है उसे हम साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं, जिसमें थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चाइना ऐसे नाम आते हैं। अब आपके लिए क्या है कि ये 5 देशों में बह रही है ना, इन 5 देशों की आपको कैपिटल राजधानी भी पता होनी चाहिए। इन 5 देशों की आपको कैपिटल राजधानी भी पता होनी चाहिए। देखो, लेकिन ऐसे राजधानी लिख लो वो मजा नहीं आएगा। इन राजधानियों को अगर मैप निकाल के उनके ऊपर लिखूंगा तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो एशिया का मैप निकालूं के निकाल लेते हैं। ये रहा जी एशिया का मैप, और ये रही जी साउथ ईस्ट एशिया की लोकेशन। अब इस मैप पे लिखूंगा तब मजा आएगा जी। देखकर इंसान ज्यादा सीखता है, इसलिए हमेशा देखकर सीखने की आदत डालो।
जैसे देखो ये साउथ ईस्ट एशिया है पूरा, इसमें पहला देश कौन सा आया, ठीक है, जहां मेकोंग रिवर बहती है। चलो पहले चाइना की राजधानी लिख लेते हैं। चाइना की राजधानी क्या है जी, बीजिंग, यही है ना चीन की राजधानी बीजिंग। वियतनाम, वियतनाम की कैपिटल राजधानी है हनोई, वियतनाम की राजधानी हनोई। लाओस, लाओस की राजधानी है वियेंटियन। कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी है PHNOM नॉम और PENH फेन, यानी कि नॉम फेन। और थाईलैंड की तो पता ही होगी, है, मेहनत करो कभी जाना थाईलैंड, बैंकॉक। कितना फेमस शहर है बैंकॉक। तो देखो इस स्टाइल में मैंने आपको लिखा दी 5 की 5 राजधानी, एरो बना के देख लेना। ये सभी मैंने कैपिटल्स लिखाई हैं। मेकोंग रिवर जिन देशों में बहती है उन देशों की राजधानी याद रखिएगा। जिन देशों में मेकोंग रिवर बहती है उन देशों की ये राजधानियां लिखाई हैं। ऐसे बहती है जी आपकी मेकोंग रिवर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है जी, मेकोंग ने काफी कुछ कर दिया है। चलो जब थाईलैंड लिखा है तो थाईलैंड के नीचे यही ब्रैकेट में एक बात लिख लो, थाईलैंड इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट। थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि भी कहा जाता है। सफेद या श्वेत हाथी, यहाँ पे सफेद हाथी पाए जाते हैं। जब भी मैं ये पॉइंट लिखाता हूं मुझे एक स्टोरी याद आ जाती है। जैसे इंद्र देवता का नाम सुना है? इंद्र देवता के पास सफेद हाथी था, उस सफेद हाथी का नाम था एरावत। क्या नाम था जी? उस सफेद हाथी का नाम था एरावत। तो और सफेद हाथी सिर्फ और सिर्फ थाईलैंड में पाए जाते हैं। तो मैंने यहीं से आइडिया लगाया कि हो सकता है कि मतलब इंद्र देवता अपना हाथी थाईलैंड से मंगाते होंगे। कहां से मंगाते होंगे? थाईलैंड से मंगाते होंगे भाई। तो शौकीन तो थे ही इंद्र देवता, ठीक है। स्वर्ग में अप्सराएं नाचा करती थी, इसीलिए तो ऐसी हरकतों की वजह से फिर इंद्र की पूजा बंद हो गई। तभी तो लोगों ने कहा कि भोग विलासी देवता इंद्र देवता, ठीक है। तो थाईलैंड यानी भाई बैंकॉक आते जाते रहते होंगे, हैं? हिस्ट्री पता करनी पड़ेगी इंद्र देवता की। हाथी तो इनका थाईलैंड से ही आता था। चलो भाई चौथी रिवर लिखो। चौथी नदी एक बहुत ही छोटी सी रिवर है, बहुत छोटी सी नदी है, कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। इर्रावदी, इर्रावदी नदी है, ये चौथी रिवर है। और ये म्यांमार में मतलब बहती है, म्यांमार की मुख्य नदी है, ठीक है। याद रखिएगा म्यांमार का ओल्ड नेम, पुराना नाम था बर्मा। म्यांमार का नाम क्या था? बर्मा। म्यांमार को कहते थे बर्मा। क्या कहते थे? बर्मा। इस मैप में देखो ये दिखाई दे रहा होगा जी आपको, इंडिया के बगल में बर्मा। और इस बर्मा में ये नदी जो ऊपर से बहती हुई आ रही है ये इर्रावदी है। तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि इर्रावदी नदी म्यांमार में बहती है, इर्रावदी, ठीक है। चलो भाई इसी बात पे म्यांमार की कैपिटल राजधानी भी लिख लो। तो म्यांमार की कैपिटल राजधानी है ने पी। तो इतने मुश्किल शब्द मैंने नहीं रखे हैं, सुबह 4 बजे उठ के बड़ी मुश्किल से याद किए हैं भाई। आपको भी सुबह 4 बजे उठना होगा। ने पी तो बस इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। जैसे मान लो कि एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि भैया म्यांमार की राजधानी बता, आप उसे बोल दे नहीं पता। नहीं पता मतलब नहीं पीतो या नहीं पातो, नहीं मतलब नहीं पता। एग्जामिनर को लगेगा कि भाई आपको अगर ऐसे कर लो म्यांमार की राजधानी नहीं पता, तो आप मतलब ये हो जाएगा हाँ ठीक है भाई नहीं पता यानी कि नहीं पीतो, ठीक है। आखिरी नदी और बहुत इंपॉर्टेंट नदियों में से एक, ये पश्चिम एशिया में बहती है, लिख लो 5वीं नदी टिग्रिस यूफ्रेटस। ये दोनों नदियां एक साथ बहती हैं, टिग्रिस यूफ्रेटस। टिग्रिस यूफ्रेटस वेस्ट एशिया रिवर, पश्चिम एशिया की नदियां हैं ये। पश्चिम एशिया बोले तो जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, जहां पर ये देश आपके पाए जाते हैं। इन देशों की नदियों को
हम लोग बोलते हैं वेस्ट एशिया रिवर, यानी कि वेस्ट एशिया की नदियां। वेस्ट एशिया रिवर, वेस्ट एशिया की नदियां। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। वेस्ट एशिया की नदियां। ये दोनों नदियां इराक नामक देश में बहती हैं। कहां बहती हैं जी? ये इराक में बहती हैं, एक तो ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है, और इन दोनों नदियों के बीच में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ। मेसोपोटामिया सभ्यता, इन दोनों के बीच में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ। कोई नहीं, 8 बजे रीजनिंग की क्लास है भाई, 8 बजने में 5 मिनट है, 5 मिनट में तो तहलका मचा देंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता आपको मैं हिस्ट्री में बताऊंगा। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इरावती नदी बेटे म्यांमार में बहती है खुशी, यानी विश्व की सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के क्षेत्र में विकसित हुई। और ये दोनों नदियां मिलकर इराक में बहती है। जैसे हमारे यहाँ गंगा और यमुना बहती हैं, ठीक उसी प्रकार से इराक में ये टिग्रिस और यूफ्रेटिस नामक नदी बहती है। मैप देखो जी, मैप में आपको और अच्छे से समझ में आएगी। ये ऊपर वाली नदी कौन सी बह रही है? ये बह रही है टिग्रिस। ये देखो, ये बह रही है टिग्रिस लिखा है, और ये बह रही है यूफ्रेटिस। दोनों नदी एक साथ मिलकर बहती हैं, यहां जाके एक हो जाती हैं, और पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी में जाकर पानी छोड़ देती हैं। फारस की खाड़ी में जाके, और इन दोनों नदियों के बीच में, इन दोनों नदियों के बीच में देख रहे हो पढ़ाने का स्टाइल, देख रहे हो बेटा, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन विकसित हुई। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी या प्राचीन सभ्यता, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, यानी मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, ओल्डेस्ट, पुरानी, सबसे पुरानी सभ्यता। ठीक है, तो टिग्रिस और यूफ्रेटिस याद कर लेना। तो ये 5 रिवर आपको मतलब याद करनी है एशिया के हिसाब से। अब जो टाइम बचा है, जरा फटाफट से जरा एक बार इनके क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे और एसएससी जैसे एग्जाम्स में किस टाइप से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए, रफ्तार में फेंकेंगे, टेंशन ना लो। चलो जरा आंसर बताओ फटाफट से, वेरी गुड, जल्दी जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एसएससी सीजीएल का भी क्वेश्चन है ये, और आरआरबी एनटीपीसी का भी क्वेश्चन है। देखो दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी मैंने लिखाई होगी यांगजी। नोट्स रिवाइज कर लेना, ठीक, नोट्स रिवाइज कर लेना। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन देखो, सौरो ऑफ चाइना, चीन का शोक किसे कहा जाता है? ये भी एसएससी सीएचएसएल और आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सौरो ऑफ चाइना हुएंग हो को कहा जाता है। आज ही मैंने बताया कि भाई चीन का शोक आपकी हुएंग हो है, क्योंकि इसमें जब बहुत पानी होता है तो चीन में बाढ़ आ जाती है। तीसरा क्वेश्चन आप देखो, विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान? किस नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है? एसएससी सीजीएल का भी क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी का भी क्वेश्चन है। तो ये जब अभी इंडियन ज्योग्राफी हम कराएंगे तो वहां पर आएंगे। तो पाकिस्तान की लाइफ इनमें से इंडस रिवर सिंधु नदी है। ठीक है, याद रखना इस बात को, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये। मैकोंग रिवर कितने देशों से होते हुए बहती है? एसएससी एमटीएस का भी क्वेश्चन है और आरआरबी एनटीपीसी का भी सवाल है, दोनों एग्जाम में आ चुका है। तो 5 देशों में बहती है, उन देशों का नाम लिखा है, मैप पे मैंने राजधानी भी लिखाई है। 5वां क्वेश्चन देखो, विच रिवर इज कॉल्ड एज सेंगपो इन तिब्बत? ये इंडियन ज्योग्राफी में कराएंगे, ठीक है, क्योंकि एशिया का पार्ट है इंडियन ज्योग्राफी, लेकिन मैं इंडिया की कोई भी चीज वर्ल्ड ज्योग्राफी में नहीं कराता हूं। ठीक है, तो एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन आया हुआ, आरआरबी एनटीपीसी का भी आया हुआ है। ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सेंगपो कहा जाता है, सेंगपो। विच रिवर फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? विश्व की कौन सी नदी सबसे बड़ा बनाती है डेल्टा?
डेल्टा मतलब ये मैथ में ऐसा जो साइन होता है वो, तो जब ये नदी अंत में पानी छोड़ती है तो मिट्टी वहां छोड़ देती है, जिससे बनता है डेल्टा। इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर दोनों मिलकर जो है ये डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच रिवर फ्लोज इनटू आर्कटिक ओशियन, कौन सी नदी इनमें से आर्कटिक महासागर में जाकर पानी छोड़ देती है? तो रशिया की रिवर लीना। अभी हम इसे आगे करेंगे एशिया में। लीना देखो, गंगा नहीं छोड़ती, मेकोंग नहीं छोड़ती, इंदस नहीं छोड़ती, तो ये एलिमिनेशन से हो जाएगा लीना। ये रशिया यानी कि रूस में नदी जो बहती है वो। द यांगजी रिवर फ्लोज इन विच कंट्री, यांगजी नदी कहां बहती है? अभी बताया चाइना, चीन में बहती है। एसएससी एमटीएस 2019। अब देखो इस क्वेश्चन को जरा फॉर्मेट समझना, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगजी है। ये एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन भी है, आरआरबी एनटीपीसी 2020 का भी क्वेश्चन है, 2021-2020 यही क्वेश्चन सेम मतलब आपसे पूछा गया। एमटीएस 2019 में भी पूछा गया था और एनटीपीसी 2021 में भी मतलब पूछा गया। ठीक है, तो आप फॉर्मेट को मतलब समझा करो, आपको ट्रेंड समझना। एरिया, टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस नदी किस क्षेत्र में बहती है? सीजीएल का भी क्वेश्चन है, एनटीपीसी का भी क्वेश्चन। अभी तो बोला वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया, और पश्चिम एशिया में भी इराक। इसीलिए आप देखो आते ही मैंने मैप में एशिया में देश नहीं बताए थे, ये बताया था ये वेस्ट एशिया का पार्ट है, ये सेंट्रल एशिया, ये एशिया। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज द येलो रिवर, किस नदी को पीली नदी कहते हैं? इसका रीजन भी मैंने आपको क्लास में समझाया था, पीली नदी के नाम से होएंग हो रिवर या होएंग नदी को कहा जाता है, क्योंकि ये पीले एरिया में, जिस एरिया में बहती है उस एरिया की मिट्टी पीली है, और ये चाइना चीन की मुख्य नदियों में से एक नदी है। चलो भाई बताओ भाई, यहां अभी तक जो मैंने आज आपको कराया है इससे कोई सवाल, कोई भी आपका हो डाउट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जल्दी से। कोई नहीं, अभी तो सर रीजनिंग वाले सर क्लास की शुरुआत करने वाले हूं। हाँ जी, ज्योग्राफी में आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि आप मतलब अच्छी भी लगेगी आपको। और ये जो आपके सामने मैप भी बना है, ये एशिया का ही मैप बना हुआ है, मजा भी आएगा आपको। क्वेश्चन भी बनना शुरू होंगे, नंबर भी आना शुरू होंगे जी आपको। हाँ, लेकिन जब कल इस क्लास के लिए आए तो पिछली वाली क्लास को प्लीज रिवाइज करते हुए आए, यानी इस क्लास को रिवाइज करना है, तभी कल जैसे जितना रिवाइज करते जाओगे आगे उतना मजा आता जाएगा। बर्मा का मतलब है म्यांमार, यानी कि आज का म्यांमार मतलब पुराने समय का है बर्मा, और पुराने समय का बर्मा है आज का म्यांमार। मजा आया? वेरी गुड, यही मजा मुझे भी आना चाहिए कल यूट्यूब पर। कल ठीक 12 बजे मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। यूट्यूब के जब क्वेश्चन आप करोगे, जो मैं प्रैक्टिस आपको यूट्यूब पे करवा रहा हूं, तब आप फिर क्लास में आओगे तो आपको और अच्छा लगेगा। हो सकता है वहां पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए, लेकिन जब अपने इस ऐप में बैच में जब हम आगे कभी उन क्वेश्चंस को करेंगे तो आप समझ जाओगे अच्छा ये क्वेश्चन कभी यूट्यूब पे सर ने कराया था। ठीक, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। मिलते हैं जी आपसे कल ठीक शाम को 7 बजे। एशिया पार्ट 2 करेंगे जी कल।